नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि किसी भी एलिमेंट की पोजिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, हम आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और मैंने उस मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया, 2x2। तो मुझे इसे रीड करना आना चाहिए और मुझे इसे इंटरप्रेट करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका एक जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है AIJ फॉर्मेट में। अब ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है 2x2, मतलब इसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। और हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए मैट्रिक्स को लिखा हुआ है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए। मतलब आप हर एक एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हुए मैट्रिक्स को 2x2 फॉर्मेट में लिखिए, क्योंकि हमसे यहाँ पर 2x2 फॉर्मेट में ही कहा जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स बना दिया और हर एक एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को ठीक से स्पेसिफाई किया। देखिए, इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। जो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होगा, उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन होगी A11। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम में है। ये एलिमेंट A11 पहले रो में है और पहले कॉलम में है। ओके, अब जो यहां एलिमेंट होगा, यानी वो एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में ही होगा, उस एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? अब आप देख सकते हैं कि यहां जो भी एलिमेंट होने वाला है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो हम जानते हैं कि ए के नीचे पहला नंबर जो लिखते हैं वो उसका रोथ नंबर बता रहा होता है कि वो किस रो में है। क्योंकि ये पहले रो में है तो A1 आएगा, और अगला नंबर इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये किस कॉलम में है। तो ये सेकंड कॉलम में, तो आपने लिख दिया A12। करेक्ट है। अच्छा, अब सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग जो पहला एलिमेंट होगा, यानी जो एलिमेंट यहां आएगा, इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? तो क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन होगी A21। और इसी प्रकार से जो सेकंड रो का अगला एलिमेंट है उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन होगी A22। तो जब आपको कभी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स लिख के दे दी जाए, कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब ऐसे छोटे से फॉर्म में, तो उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है हमने यहां पर ये सीखा। कैसे एक्सपैंड करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में सबस्क्रिप्ट में क्या ऑर्डर दिया हुआ है। तो जैसा ऑर्डर दिया हुआ है उस हिसाब से आप उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दीजिए कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। और उसके बाद आप हर एक एलिमेंट को देखिए कि वो किस रो और किस कॉलम में है। जैसे मैंने ये देखा कि ये पहला एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन A11 है। ये एलिमेंट पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है। ये देखिए, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला रो है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट A12 हो गया। करेक्ट है। तो इसका मतलब कि अगर हमें कभी भी कोई भी मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में दी हुई हो तो हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे ये कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है A
जिसका जो जनरल एलिमेंट है उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ AIJ फॉर्मेट में, और हमसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आप इसे एक्सपैंड करिए। तो एक्सपैंड करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप हर एक एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को सटीक स्पेसिफाई करते हुए इस मैट्रिक्स को जो भी स्पेसिफाइड ऑर्डर है उस ऑर्डर में एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए। मतलब ये दिखाते हुए कि उसमें इतने नंबर ऑफ रोज हैं और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका अर्थ ये है कि जो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म होगा उसमें 2 रोज होंगे और 3 आपके कॉलम्स होंगे, C1, C2 और C3। और एक्सपैंडेड फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को सही सही लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी A11। जो इसके बाद का एलिमेंट है, क्योंकि वो भी फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसीलिए उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी A12। और इसका अगला एलिमेंट भी क्योंकि फर्स्ट रो में है तो जो पहला नंबर है वो 1 ही रहेगा, लेकिन अब क्योंकि ये थर्ड कॉलम में है तो ये 3 आ जाएगा। करेक्ट है। लाइकवाइज सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग जो पहला एलिमेंट है उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन विल बी A21। A21 क्यों आया? क्योंकि ये सेकेंड रो में है, ये सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो जो ये नंबर होता है ये हमें बताता है रो नंबर को, और जो ये नंबर वो बताता है कि ये किस कॉलम में है, यानी ये कॉलम नंबर को बताता है। ठीक है। अब देखिए A21 के बाद अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? A22, क्योंकि ये एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। ठीक है। इस एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि ये सेकेंड रो में है तो पहला नंबर 2 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि थर्ड कॉलम में है तो आ जाएगा A23। अब आप एक बात को ना बहुत ध्यान से नोटिस करिए। देखिए, सबको मैं हटा देता हूं, इस चीज को ना बहुत ध्यान से नोटिस करिए। देखिए, जो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, इन सब का जो पहला नंबर है वो 1 है। और ऐसा 1 क्यों है? क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स फर्स्ट रो का पार्ट हैं और जो पहला नंबर है वो उस एलिमेंट के पोजिशनल इंफॉर्मेशन में ये जानकारी देता है कि वो एलिमेंट किस रो में लाई करता है। तो क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है इसीलिए इन सब का पहला नंबर 1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे, किसी भी पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका पहला नंबर बराबर होगा उस रो के नंबर के। क्योंकि यहां ये रो फर्स्ट थी तो सबका पहला नंबर 1 आ गया। लाइकवाइज अगर हम सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो इन सब का जो पहला नंबर है पोजिशनल इंफॉर्मेशन में वो 2 है, क्योंकि ये सेकेंड रो का पार्ट है। तो यानी AIJ में जो ये I होती है ये एक पर्टिकुलर रो के लिए कांस्टेंट होती है। इसको हम लिख लेते हैं। AIJ में जो I है दिस इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रो। सही बात है। अब ध्यान से देखिए एक और चीज। देखिए, जैसे अब मैं इसको कॉलम वाइज एनालाइज करके देखता हूं। अगर मैं फर्स्ट कॉलम पे ध्यान दूं
तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सेकंड नंबर है वो 1 है। और 1 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेकंड नंबर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस कॉलम में मौजूद है, और क्योंकि ये पहले कॉलम में मौजूद है इसीलिए ये जो नंबर है ये 1 के बराबर है। लाइकवाइज अगर मैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को देखूं तो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेकंड नंबर जो है वो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो हमें ये बताता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कि वो किस कॉलम में लाई करता है। तो क्योंकि ये सेकंड कॉलम में लाई करते हैं इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स का जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड नंबर है यानी जो jth नंबर है वो 2 है। लाइकवाइज अगर आप देखें तो कॉलम थर्ड के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के पोजिशनल इंफॉर्मेशन का जो सेकंड नंबर है वो 3 है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स के पोजिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड नंबर इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस कॉलम में है, और क्योंकि ये कॉलम थर्ड में है इसीलिए 3 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि AIJ में जो J होता है वो एक पर्टिकुलर कॉलम में कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए कांस्टेंट होता है। करेक्ट है? तो अब अगर आपको मान लीजिए मैंने कहा कि एक एलिमेंट A है जिसको मैंने डिफाइन किया AIJ, और मैंने कहा इसका ऑर्डर है 3x3, और मैंने आपसे कहा कि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले आपने देखा कि अच्छा इसका ऑर्डर है 3x3, इसका मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये बात कही कि AIJ में जो I होता है ये एक पर्टिकुलर रो के लिए कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रो। तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं उन सभी की जो I की वैल्यू है वो 1 रहेगी। रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग जो I की वैल्यू है वो 2 रहेगी। रो 3 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं उन सबके I की वैल्यू 3 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए I की वैल्यू वही होती है जो उस रो का नंबर होता है। लाइकवाइज कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की J की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि इन दिस केस दिस इज कॉलम 1 तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 2 हो जाएगी, कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मैं इसे जब लिखूंगा हर एक एलिमेंट का पोजिशनल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हुए, तो पहला एलिमेंट क्योंकि वो पहले रो और पहले कॉलम में है तो आ जाएगा A11। अब मैंने क्या कहा, रो 1 के करस्पॉन्डिंग सबके I की वैल्यूज 1 ही रहने वाली हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगला एलिमेंट भी A1 से चालू होगा और उसके अगला भी A1 से चालू होगा। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये किस कॉलम में है, और ये सेकेंड कॉलम में है, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 2 है, तो मैं लिख दूंगा A12 A13। लाइकवाइज सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट इज A21, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इज A22, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट इज A23। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये सारे एलिमेंट एक ही रो के एलिमेंट्स हैं इसीलिए इन सब का जो ith नंबर है वो 2 के बराबर है, यानी रोएथ नंबर के
बराबर है। लाइकवाइज अगर हम थर्ड रो के एलिमेंट्स की बात करें तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा A31, उसका अगला एलिमेंट होगा A32। A32 क्यों होगा? क्योंकि ये एलिमेंट थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू 3 होगी, इसीलिए यहाँ 3 आया। और A32 में ये जो 2 है वो इसीलिए आया क्योंकि ये एलिमेंट सेकंड कॉलम में है जिसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसका अगला एलिमेंट क्या आएगा? A33, क्योंकि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि I = 1, I = 2, I = 3, J = 1, J = 2, J = 3, ताकि आप ये आसानी से पहली बार में लिख पाएँ। जब आपको ये एक बार मन में बैठ जाएगा कि ये एलिमेंट की पोजिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो आपको इतने I और J's को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिख पाएँ।